हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट में दिया x इन 13x। तो कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको नंबर्स और लेटर्स का प्रोडक्ट दिया है तो किसी भी फैक्टर का हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट वही क्या होगा, गिवन फैक्टर का कोफिशिएंट होगा। जैसे फर्स्ट की बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ x इन 13x। तो यहां पे प्रोडक्ट दिया है लेटरल और नंबर्स का 13x। इसमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है? x का। तो x को आप हाइड कर लेंगे। उसके अलावा जितने भी लेटरल और नंबर्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो सिर्फ 13 बचता है। दैट मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है? 13 है, इज 13। तो जो भी ये प्रोडक्ट टर्म दिया है इसमें से आपको x को हाइड कर लेना है, फिर जो भी बचता है उन सबका प्रोडक्ट। तो केवल 13 बचता है, तो यहां पर कोफिशिएंट क्या होगा? x का 13 होगा। ऐसी सेकंड में द कोफिशिएंट ऑफ y इन -5y इज। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या दिया? -5y। और किसका कोफिशिएंट फाइंड करना? y। तो y को हाइड कर लीजिए आप। उसके अलावा जो भी बचता है, तो क्या बचता है? सिर्फ -5। तो यहां लिखेंगे -5। तो द कोफिशिएंट ऑफ y इन -5y इज -5। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द कोफिशिएंट ऑफ a इन 6ab इज। तो यहां पे नंबर और लेटर का प्रोडक्ट क्या दिया है? 6ab। और किस फैक्टर का कोफिशिएंट पूछ रहा है? a। तो a को हटा दीजिए आप, और उसके बाद क्या बचता है? 6 और b। एक नंबर बचता है, एक फैक्टर है और एक लेटरल। तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो बचे हुए फैक्टर है उनका प्रोडक्ट, तो 6b होगा। तो 6 इंटू बी या 6b। तो ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ a इन 6ab इज 6b। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द कोफिशिएंट ऑफ z इन -7xz। तो -7xz, तो ये किन लेटर और नंबर्स के प्रोडक्ट से बना? तो -7 इंटू एक्स इंटू जेड। अब किसका कोफिशिएंट पूछा है? z का। तो z को रहने दीजिए, बाकी फैक्टर्स क्या है? -7 है और x, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? -7x। जेड को आप हाइड कर लीजिए, और जो बचा, जो बाकी फैक्टर बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स -7x। तो यहां पर जेड का कोफिशिएंट क्या होगा? -7x। ऐसे ही फिफ्थ में दिया है p इन -2pqr। -2pqr में p का कोफिशिएंट क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ p इन -2pqr इज। तो यहां पर -2pqr को हम क्या लिख सकते हैं? किनका प्रोडक्ट है ये? -2 इंटू p इंटू q इंटू r का प्रोडक्ट है -2pqr। तो ये फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से फैक्टर है? -2, p, q और r। इसमें हमें p का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो p को आप रहने दीजिए। बाकी जो हैं, बाकी जो भी फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। दैट मीन्स -2 इंटू q इंटू r, यानी -2qr। कोफिशिएंट ऑफ p इन -2pqr इज -2qr। आप p को हटा देंगे, बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकाल देंगे। दैट मीन्स -2qr। द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन 8xy² तो 8xy²z। तो फैक्टर्स क्या हुए? 8 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो किसका कोफिशिएंट? y²। तो y² को रहने दीजिए आप, और इसके अलावा जो बचते हैं उन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 8 इंटू एक्स इंटू जेड। तो यहां पर y² का कोफिशिएंट क्या होगा? 8xz। 8xz। यहां पे दिया द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x³ इज। तो x³ को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू x³। अगर कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है, अगर आपको इसमें लिखना है, तो आप ये मानते हैं कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा? 1 से। 1 इंटू x³ लिख सकते हैं। तो x³ को आप हाइड करेंगे तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। x³ को हाइड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे x³ को हाइड करेंगे तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? 1। x³ में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा? 1 का। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x³ इज, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। इसको आपको याद रखना है।
ऐसा नहीं कि एक्स क्यूब को आप हाइड कर लें तो जीरो दिखे, तो जीरो नहीं लिखना है। यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं दिया दैट मीन्स यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट रहा होगा, 1 से इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसी तरह से द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको एक्स स्क्वायर को आप हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -1। तो माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप लिखेंगे -1। अगर यहाँ पे माइनस है और कोई डिजिट नंबर नहीं दिया है तो आप यहाँ पे इसे 1 लेके चलेंगे और -1 लिखेंगे। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ नंबर। तो यहाँ फर्स्ट में दिया है ए बी, ए बी में कांस्टेंट आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट 1 इंटू ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 इंटू ए बी भी क्या होगा, ए बी। तो जहाँ पर कोई नंबर आपको ना दिख रहा हो तो उसके सामने हमें क्या मानना है कि वहाँ पर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, या आप इसे 1 इंटू ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। आपको हमेशा एक नंबर लिखना होगा यहाँ पर, तो यहाँ 1 लिखेंगे। द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए बी इज 1। ऐसे ही -6 BC में, तो -6 BC, तो यहाँ पे नंबर आपको क्या दिख रहा है, -6। जो भी नंबर होगा आप उसको उसके साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ -6 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, किसका, BC का। तो लिख लेते हैं सेकंड में, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -6 BC इज -6। द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 7xyz, तो यहाँ नंबर आपको क्या दिख रहा है, 7, तो यही क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो यहाँ लिखेंगे 7। द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -2x³ y²z, तो यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ लिटरल में, -2 से। तो आप ये जो नंबर देख रहे हैं इसके साइन के साथ इसे लिखेंगे -2। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, -2। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको कांस्टेंट टर्म बताना है। तो कांस्टेंट टर्म वो टर्म होगा जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक नंबर लिखा होगा और कोई भी लिटरल मतलब एक्स वाई जेड ABC इस टाइप से कोई भी साथ में कोई भी लिटरल नहीं होगा। तो आइए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, एक नंबर लिखा है जिसके साथ कोई लिटरल नहीं है, तो ये 8 है। 8 अकेला यहाँ लिखा है, इसके साथ कोई लिटरल नहीं, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा। ऐसे ही 2x² - 9 में यहाँ पर आप 9 देख रहे हैं, माइनस साइन के साथ लिखेंगे उसे -9। अब इसमें आपको कोई भी इसके साथ लिटरल यानी एक्स वाई जेड ABC कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स -9 ही क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। याद रखिएगा साइन के साथ ही लिखेंगे आप -9। यहाँ पर 4y² 4 के साथ लिटरल है, -5 के साथ भी लिटरल है, प्लस 3/5, 3/5 यहाँ पे अकेला है, इसके साथ कोई भी लिटरल टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा 3/5। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप साइन नहीं भी लगाते तो भी ये प्लस का ही माना जाता है। z³ - 2z² + z -8/3, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, ये -8/3 के साथ कोई भी लिटरल का मल्टीप्लाई नहीं है, लिटरल का प्रोडक्ट नहीं फाइंड किया गया, ये अकेला है -8/3, तो यहाँ लिखेंगे -8/3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन द फॉलोइंग। तो ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जिस एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म होगा वो मोनोमियल कहलाएगा, जिसमें 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। अब टर्म्स अलग अलग कैसे होते हैं, प्लस माइनस के थ्रू अलग अलग होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है तो ये कहलाएगा मोनोमियल। यहाँ पर देखिए बीच में प्लस लगा, एक टर्म ये हुआ और दूसरा टर्म ये हुआ, बीच में प्लस है, ये कहलाएगा बाइनोमियल। यहाँ पर एक ही टर्म है तो ये कहलाएगा मोनोमियल। यहाँ पर देखिए एक टर्म ये हुआ, फिर प्लस का साइन है, फिर एक टर्म ये आया, फिर एक टर्म ये आया। प्लस माइनस ये जो साइन है इनके थ्रू ये अलग हो जाते हैं टर्म्स। तो यहाँ पर 1 2 3 टर्म है तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। यहाँ पर भी देखिए एक टर्म ये हुआ, फिर प्लस का साइन है, एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ, 3 टर्म है, ये भी ट्राइनोमियल है। यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है तो ये क्या हुआ, मोनोमियल हुआ। यहाँ पर देखिए
1 टर्म, 2 टर्म, फिर प्लस के बाद ये 3 टर्म, ये 4 टर्म। तो यहाँ पर ना तो 1 टर्म है, ना 2, ना 3, 4 टर्म है। तो ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल में से कुछ भी नहीं, तो इसके अगेंस्ट में हम लिखेंगे नन। 8th में हम देखते हैं -14 दिया हुआ है, तो -14 दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, तो ये भी क्या होगा, मोनोमियल होगा। और 9th में 2x एक टर्म हुआ प्लस 1 ये दूसरा टर्म हुआ, तो ये क्या हुआ, बायनोमियल हुआ। इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इनमें से कौन से मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं उनको हमें यहां लिखना है। तो देखिए 4x5 एक टर्म है, 4x रेज टू द पावर 5, फिर -6y4 है, तो आपको माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। 6y4 के सामने क्या लगा, माइनस, तो यहाँ -6y रेज टू द 4। फिर प्लस का है तो प्लस आप नहीं भी लिखेंगे तो प्लस का ही माना जाता है, जिसके सामने कुछ भी ना साइन हो उसे प्लस माना जाता है। तो आप 7x² y लिख सकते हैं। 7x² y एक टर्म है, और एक टर्म है यहाँ पर माइनस का 9, तो आप साइन के साथ इसे लिखेंगे -9। सेकेंड एक्सप्रेशन में देखते हैं, फर्स्ट टर्म दिया है 9x3, 9x3, फिर -5z की पावर 4, 5z रेज टू द पावर 4, फिर कॉमा 7x3 y, 7x3 y, फिर -xyz। तो जब भी माइनस का टर्म होगा तो माइनस आपको जरूर लगाना है, तो -xyz। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें सेम लिटरल फैक्टर होते हैं। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें कि सभी लिटरल फैक्टर सेम हों। तो हम बात करेंगे फर्स्ट में a², यहाँ पे लिटरल क्या है, a² है, यहाँ b² है। -2a² में भी लिटरल फैक्टर्स क्या है, a² है, c² 4 है, तो यहाँ पर a² है और यहाँ पर भी a², दैट मीन्स a² -2a² में इन दोनों ही टर्म में लिटरल फैक्टर सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइक टर्म में a² एंड -2a²। सेकेंड की बात करें, 3x और कहीं पे है x नहीं, यहाँ पे 4 के साथ xy है, लिटरल फैक्टर्स क्या है, x एंड y, xy, और कहीं पे xy नहीं है। यहाँ -yz, तो लिटरल फैक्टर्स क्या है, yz, यहाँ पर zy, दैट मीन्स y और z यहाँ पर भी फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर yz आ रहा है और यहाँ पर yz आ रहा है, y इंटू z, तो -yz एंड नेक्स्ट टर्म कौन सा है, 1/2zy। इन दोनों में लिटरल फैक्टर सेम है। ये दोनों ही टर्म्स ऐसे हैं जिसमें कि सेम लिटरल फैक्टर है, यहाँ भी yz आ रहा है, यहाँ भी yz आ रहा है। थर्ड की बात करें, 2x इंटू y²। अब यहाँ पर x अकेला, यहाँ पे x² होगा, तो ये दोनों तो लाइक टर्म नहीं है। ये y²x, यहाँ y²x है और यहाँ पर भी y²x है, y²x, तो लिटरल फैक्टर सेम है। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, ये जो टर्म है -2xy² और 5y²x, तो यहाँ भी x इंटू y है, यहाँ पर भी x इंटू y है, y², तो सेम लिटरल फैक्टर्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म हुए। फोर्थ में देखते हैं, ab²c, यहाँ b का स्क्वायर है और a और c है, यहाँ पर भी देखिए a और c है और b का स्क्वायर है, ऐसे ही b का स्क्वायर यहाँ पर है और साथ में a और c है, और यहाँ पर भी देखिए a और c है और b का स्क्वायर है। तो ये जो 4 टर्म्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें लिख लेते हैं, ab²c, acb², b²ac एंड cab²। तो इन टर्म्स में जितने भी लिटरल फैक्टर्स हैं वो सेम हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर
9 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8E सॉल्व करेंगे।